हेलो स्टूडेंट्स, आवाज पहुंच रही बेटा? यस सर। यस सर। ओके, कोई डाउट किसी को पिछले क्लासेस का? हम लोगों ने पढ़ लिया था सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल ग्रेन्यूल, और अब इसमें हम लोग आखिरी टॉपिक सेल का है, न्यूक्लियस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यही टॉपिक हमें आगे हेल्प करेगा सेल डिवीजन पढ़ते समय। न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज करते हैं कैरियो, कैरी ऑन। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था। शुक्ला और लिया ना पानी जरा। रॉबर्ट ब्राउन, ये भी डबल यूनिट मेम्ब्रेनस है, दो मेम्ब्रेन पाई जाएंगी इसके अंदर। और इन दोनों मेम्ब्रेन को मिला करके बोल देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर दो मेम्ब्रेन है, जाहिर से मेम्ब्रेन होंगी तो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी रहेगा, और ये दोनों मेम्ब्रेन हैव पोर। पोर में याद रखेंगे, पोर हमेशा कैसे बना होगा? ड्यू टू फिजन नहीं, फ्यूजन। मेम्ब्रेन के टूटने से छेद नहीं बनेगा, मेम्ब्रेन के ब्रेक होने से पोर नहीं बनेगा, उन मेम्ब्रेन के फ्यूज होने से, भी आपको डायग्राम में दिखेगा, ड्यू टू फ्यूजन ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स। और इन पोर को कहते हैं, इन पोर को कहते हैं उसी नाम से न्यूक्लियोपोर या न्यूक्लियर पोर। बताने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियोपोर जो होगा ये सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म, इनके बीच में एक्सचेंज में काम आ रहा होगा। तो तीसरा जो कंपोनेंट हो जाता है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। दैट इज प्रोटोप्लाज्म। फ्लूइड है वही प्रोटोप्लाज्म जिसे हम लोगों ने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ पढ़ा था, सेल की लाइफ के लिए सबसे जरूरी पढ़ा था। और वो प्रोटोप्लाज्म जो मौजूद होगा न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। दूसरा स्ट्रक्चर उसके अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियोलस, और पूरा पूरा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम, या जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मटेरियल। और इस न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर तमाम कंपोनेंट, आरएनए, डीएनए, एंजाइम्स, प्रोटीन सब मौजूद होंगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें न्यूक्लियस को पढ़ने के हिसाब से, तो न्यूक्लियस में बेटा आप देखोगे कि पहला जो पार्ट है वो है न्यूक्लियर एनवेलप, नंबर 1। नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियोलस,
एंड नंबर 4 क्रोमैटिन रेटिकुलम। इन 4 को हम पढ़ लेंगे तो समझो हमारा न्यूक्लियस की बात पूरी हो जाएगी। ऐसे ही नोट कर लीजिए न्यूक्लियस। बीच में सेल के कंट्रोलिंग सेंटर जिसे न्यूक्लियस कह रहे हैं, उसमें 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इन 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो पूरी मेम्ब्रेन उसे कह रहे हैं न्यूक्लियर पोर। वो सॉरी न्यूक्लियर एनवेलप, उस पोर को कह रहे हैं न्यूक्लियोपोर। सर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर पोर कैसे बनता है। अभी डायग्राम में दिखाते हैं, अभी डायग्राम बनाएंगे उसमें दिख जाएगा आपको। ठीक है सर। नोट कर लेना फ्यूजन। सेपरेशन से नहीं, फ्यूजन से। नोटेड? लिख लिया बेटा? यहां तक लिख लिया? थोड़ा ऊपर बढ़ा दे। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में याद रखना। रॉबर्ट हुक कहां पढ़ा था? डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल में। और रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस। रॉबर्टसन कहां पढ़ा था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये 4 कंपोनेंट्स हम लोगों को एक्सप्लेन करने हैं, समझने अच्छी तरीके से। अब देखो ये दोनों मेम्ब्रेन बीच बीच में फ्यूज नहीं हुई है क्या? कायदे से ये बनी रहती है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ यहाँ ये फ्यूज हो गए, यहाँ पे ये फ्यूज हो गए। फ्यूज होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये फोर्स फॉर्म हो गए। ये दोनों इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे फ्यूज हो। दैट इज व्हाई फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स कहा जाएगा। समझ गए? समझे बेटा फ्यूजन का मतलब? ये सेंटर थोड़ा अलग हटके न्यूक्लियोलस होगी। स्फेरिकल। ये पूरा फ्लूइड हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसमें जो ये नेटवर्क है फाइन फाइबर्स का, दैट इज नोन एज क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स में देखो नेटवर्क लाइक है स्ट्रक्चर,
धागे से धागे के टुकड़े हैं, थ्रेड के टुकड़े मौजूद हैं, एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, लेकिन ये कोई भी जाल नहीं बना रहे, जाल की तरह है, नेटवर्क लाइक है। जाल तो ऐसा हुआ कि एक पकड़ोगे पूरा जाल खींचेगा, लेकिन ये क्या है कि छोटे छोटे फाइबर्स पड़े हुए हैं, टुकड़े पड़े हुए हैं, कोई भी धागा अगर हाथ में लेंगे तो बाहर निकल आएगा, तो इसको नेटवर्क लाइक कहते हैं। लेकिन ये इंटरमिंग्ड है, पूरा पड़ा हुआ है, चारों तरफ इसमें घेरे हुए है। ये पूरा फ्लूइड पार्ट हो गया जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर इसकी लेबलिंग करें तो ये हो गई आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन हो गई, और इन मेम्ब्रेन्स को ही मिला के बोल देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, पहला जो कंपोनेंट। इस तरीके से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं ये पोर्स, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियोपोर्स हेल्प करते हैं फॉर एक्सचेंज बिटवीन आसपास सेल के जो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में तो न्यूक्लियस रखा हुआ है, तो साइटोप्लाज्म में जो कुछ है उससे अगर न्यूक्लियस में जाना है या न्यूक्लियस से कुछ भी साइटोप्लाज्म में आना है, तो ये खिड़कियां लगी हुई, आपस में लेन देन कर लीजिए। उन खिड़कियों का नाम है न्यूक्लियोपोर, जो खुल रही हैं किसमें? साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियोपोर ओपन होते हैं। तो ये है फॉर एक्सचेंज बिटवीन, क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच का जो एक्सचेंज है उसके लिए ये इन्वॉल्व है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में लेन देन में ये हेल्प करते हैं, जिन्हें कह रहे हैं न्यूक्लियोपोर्स। अब क्या क्या एक्सचेंज करेंगे हम लोग जानते ही हैं। जो कुछ भी कंपोनेंट है, सॉल्ट है, वाटर है, आयंस हैं, और इन एक्सचेंज में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो हेल्प करती हैं, जो फैसिलिटेट करती हैं, प्रमोट करती हैं, और उन प्रोटीन्स को कहते हैं एनुलाई। क्या कहते हैं? एनुलाई। एनुलाई इन्हीं पोर्स पे लगी हुई है। सिंगल में बोलेंगे एनुलस, प्लूरल में कह देंगे एनुलाई। तो ये एनुलाई यहीं पे लगी हुई जो हेल्प करेंगी इस एक्सचेंज में, एनुलस या एनुलाई। प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, लेन देन में जो हेल्प होनी चाहिए वो ये करती हैं प्रोटीन। तो ये दो कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ लिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की पूरी बात हो गई है। न्यूक्लियर एनवेलप जिसमें दो लेयर हो गई, आउटर और इनर। इन दोनों मेम्ब्रेन में पोर्स हैं जिन्हें कह दिया न्यूक्लियोपोर्स। एनुलस मौजूद है, प्लूरल में कहें तो एनुलाई। इस तरह से हमारा एनवेलप की बात पूरी होगी, कवरिंग की बात पूरी पड़ ली, प्रोटीन की जो न्यूक्लियस की जो कवरिंग है। और न्यूक्लियोपोर में दिखाई दे रहा है, यहां से कंटिन्यूअस ना होकर के मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस हो गई, पोर बना ले गई, क्योंकि ये मेम्ब्रेन सीधी ना जाकर के अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, इनर वाली मेम्ब्रेन सीधी ना जाकर इधर को फोल्ड हो गई, और दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो रही। देखिए आपस में जुड़ी हुई है मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आर फ्यूज टुगेदर, और फ्यूज होकर के ये पोर्स बना रही जिन्हें कह रहे हैं न्यूक्लियोपोर्स। गॉट इट पॉइंट? समझ में आ गया बेटा? अब इसके आगे हम लोग अंदर पहुंच जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जब पहुंचेंगे
तो एक तो वो फ्लूइड मौजूद है जिसे कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म वैसा ही है जैसा कि किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म रहता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसमें भी कोलाइडल है, फ्लूइड है, मेजर अमाउंट पानी है, इसके अलावा सॉल्ट्स है, आयंस हैं, स्टोर्ड पार्ट हैं। तो जैसे कि नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है, वैसे ही है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें दो मटेरियल की बहुत अच्छी तरह से कंसर्न करना है, एक न्यूक्लियोलस और एक क्रोमैटिन रेटिकुलम। तो पहले हम लोग बात न्यूक्लियोलस की करते हैं। दिस वन इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी राइबोसोम की तरह मेम्ब्रेन लेस है। सेंटर से अलग है, बीचों बीच ना होके किनारे की तरफ है, तो एक्स सेंट्रिक है। अब दूसरी बात, न्यूक्लियोलस कंसर्न है कहीं ना कहीं इस चारों तरफ के रेटिकुलम के साथ भी, तो इसे भी लेबल कर लेते हैं जिससे हम इस डायग्राम को हटा सकें। और ये पूरा जो रेटिकुलम है इसे आप लिख लेंगे क्रोमैटिन रेटिकुलम। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क या रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर consist of numbers of thread like structures जिन्हें कहते हैं क्रोमैटिन। थ्रेड्स, या फिर इन्हीं को कहते हैं क्रोमैटिड्स। सब एक ही बात है। कंप्लीट करिए। सर क्रोमैटिड्स तो मतलब कंडेंस्ड वाला को बोलते हैं ना? नहीं, कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम हो जाएगा। फिर कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम हो जाएगा। तो इसमें तो सर सिस्टर क्रोमैटिड ही होता है। सिस्टर क्रोमैटिड तो तब होंगी जब सिस्टर की तरह अरेंज होंगी। अभी सिस्टर कहाँ है? अभी तो सब मेले में एक साथ हैं। सिस्टर तभी तो होंगी जब क्रोमोसोम बनाएंगी। दो बहनें जब इकट्ठी होंगी तभी तो बहनें कहेंगे। अभी तो पूरा कौन किसकी बहन है कहाँ पता चल रहा है, बिखरे हुए हैं ना सब। ठीक है सर। हाँ, जब वो क्रोमोसोम में आ जाएंगी तब सिस्टर क्रोमैटिड होंगी।
दोनों लिया ना। ये जो इस समय क्रोमैटिन रेटिकुलम है ये अनकंडेंस्ड फॉर्म। देखो यहीं पे जगह हो तो एक चीज और बड़ा लिख लेंगे, चलो अच्छा अलग से लिख लेंगे। तो हम लोगों ने इसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। न्यूक्लियर एनवेलप में कुछ नहीं बताना है, न्यूक्लियोपोर में कुछ नहीं बताना है, एनुलस बता दिया प्रोटीन के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म में आप लिख सकते हैं, वो आगे अपना यूज होगा, कॉन्सेप्ट में आएगा। देखो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है कि इसके अंदर डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, एंजाइम है, आयंस हैं, मिनरल्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यही वो सब कंपोनेंट हैं जो मिल करके डीएनए आरएनए बनाते हैं। पूरी मशीनरी है इसके पास। मशीनरी नहीं कहेंगे, मशीनरी का रॉ मटेरियल है। न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी बेटा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा लॉगिन कर लेंगे। सर आप मिनरल्स के साइड में न्यूक्लियोसाइड्स लिखिए ना। न्यूक्लियोसाइड्स, हाँ न्यूक्लियोसाइड्स, फास्फेट जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए न्यूक्लियोलस जो है ये बना होता है मेड अप ऑफ आरएनपी। अलग से पढ़ते हैं इसको। मेड अप ऑफ आरएनपी, राइबो न्यूक्लियो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। यही सेम कंपोनेंट पढ़ा था हम लोगों ने, राइबोसोम्स पढ़ने। वही सेम कंपोनेंट यहां पर भी है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ध्यान से समझिएगा। दूसरा ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन को और हम तोड़ेंगे अगर तो जी हाँ वही निकलेगा, राइबोसोमल आरएनए निकलेगा इसमें और प्रोटीन। बेसिकली न्यूक्लियोलस से ही ये सारा माल सप्लाई होता है राइबोसोम बनाने के लिए। इसीलिए न्यूक्लियस को एक और नाम देते हैं, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, आरएनए और प्रोटीन चाहिए, उसका स्टोरेज पार्ट, उसके बनाने की जगह वो यहीं पर है। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो तुरंत बेटा लॉगिन कर लीजिए।
तो राइबोसोम के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, आरएनपी या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन या आरआरएनए और प्रोटीन प्लस प्रोटीन, ये सब आपको न्यूक्लियोलस से मिलेगा। न्यूक्लियोलस का वो हिस्सा जहां पे आरएनपी बनता है उसे कहते हैं एनओआर, हैव एनओआर, दैट इज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन पूछा जाए कहां पर है तो आप कहेंगे ये है न्यूक्लियोलस की तरफ, न्यूक्लियोलस के पास। कहां से बनता है, कैसे बनता है, तो इस बात को जोड़ने के लिए हमें लाना पड़ेगा क्रोमैटिन रेटिकुलम को इसके पास। इतनी बात न्यूक्लियोलस के आप नोट कर लीजिए, दो बातें वहां लिखवा चुके हैं। मेम्ब्रेनलेस है, सेंटर से अलग है, एक्सेंट्रिक है, ठीक, बना हुआ है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन लिए हुए है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का भंडारण है इसके पास, स्टोरेज है इसके पास। और ये स्टोरेज क्यों है? बिकॉज इट हैव एनओआर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जिसकी वजह से इसके पास बहुत ज्यादा आरएनए और प्रोटीन इसको मिलता रहता है। और यहीं से ये सप्लाई होती है कहां पर? राइबोसोम को भी, इसीलिए इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं, न्यूक्लियोलस को। पूछा जाए कि आरआरएनए कहां से आ रहा है, टहल रहा है, तो आरआरएनए नाम है राइबोसोमल आरएनए, लेकिन राइबोसोमल आरएनए की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर आपसे पूछी जाए, क्या कहेंगे? Nucleolus. न्यूक्लियोलस से, न्यूक्लियोलस से सप्लाई देता है राइबोसोमल आरएनए। नोटेड, लिख लिया? अभी बेटा डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप तुरंत इसको लॉग इन कर लेंगे, दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। और आज हम लोगों ने न्यूक्लियस खत्म कर दिया तो बहुत मेजर टॉपिक सेल आपकी खत्म है, समझिए, सेल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हम लोग चलते जा रहे हैं। लिख लिया? अब Yes, ये sir. दो पॉइंट है, Yes, ये sir. जो एनओआर की बात है अभी क्रोमोसोम के साथ क्लियर होगी। क्रोमैटिन रेटिकुलम की बात करते हैं, हम लोग हैंड डालेंगे क्रोमैटिन रेटिकुलम। अगर बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा तो आप पूरी बिल्डिंग आपकी तैयार हो जाएगी। 2 साल बाद आप बड़े आराम से मेडिकल क्रैक कर लेंगे 11th और 12th के बाद। और ये उन्हीं की बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टोरीज हैं, इसलिए आप इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल तैयार करते हुए चलिए। इसका बिना समझे हुए आप कभी भी कॉन्सेप्चुअल बात नहीं कर पाएंगे कहीं पर भी। क्रोमैटिन रेटिकुलम को बिल्कुल हम बेसिक पे ले आते हैं, थ्रेड वेड हम छोड़ दे रहे हैं। हमने ये पकड़ लिया, ये हो गया डीएनए, इसमें जोड़ दी हमने हिस्टोन या बेसिक प्रोटीन, यहां से बात शुरू कर दे रहे हैं। बना लिया हमने केमिकली, ये है डीएनपी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का बना हुआ। चलो ठीक है, डीएनए का बना हुआ, ये डीएनपी बना लिया। इसी डीएनए को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कह देते हैं न्यूक्लियोसोम। इसका बना हुआ डीएनपी का बना हुआ। अब ये न्यूक्लियोसोम के साथ में कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़ती हैं, जो आपने लिखवाई थी साइटोस्केलेटल में, एसिडिक प्रोटीन्स,
ये बना लेती हैं पैकेजिंग में स्कैफोल्ड्स। स्कैफोल्ड्स और पैक होते चले जाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से पॉलीन्यूक्लियोसोम हो गया। समझिएगा, सिंपल डीएनए लिया, करेक्ट है ना बेटा, डीएनए लिया, प्रोटीन्स मिली, सब कहां पर है, उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में तो है, सारा कंपोनेंट रॉ मटेरियल है तो वहां पर। तो ये दोनों आपस में जुड़े, जुड़ने के बाद इन्होंने न्यूक्लियोसोम बना लिया। तमाम न्यूक्लियोसोम और डीएनपी इकट्ठा होता गया तो इसका फोल्ड बना लिया। अब इसकी पैकेजिंग होती चली जा रही है और पैकेजिंग में फाइन फाइब्रिल्स बन गए, पतले पतले, उनको कह दिया क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा या क्रोमोनीम्स। अब क्रोमोनीम्स और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गए, इनका क्या होना है, कॉम्पैक्शन होना है। कॉम्पैक्शन से क्या हो रहा है कि इसमें